हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये टॉप 100 वाला वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं या आपको पैटर्न पता नहीं है, एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्या क्या आएगा, कितना पैसेज आएगा, कितना गद्यांश आएगा, कितना पद्यांश आएगा, कितना ग्रामर आएगा, लेटर आएगा कि नहीं, तो ये सब आपको इस वीडियो से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश देगा। गद्यांश मतलब जिसको आपने शायद पहले कभी नहीं देखा वो आपको एग्जाम में देगा। सबसे पहले आपको एक बार पढ़ना है स्पीड में। जैसे यहाँ पे है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत रहेगी भी, क्योंकि नोट में गांधी जी का फोटो है। चलिए पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत बताए। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। तो एक का बी नंबर बिल्कुल सही। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसात्मक संघर्ष, मतलब सत्य और अहिंसा पे ये चलता था। अगला, महात्मा गांधी का जीवन का प्रमुख गुण क्या है? तो ये सादगी थे और आत्मनिर्भर थे। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। हो गया आपका, मतलब ये जो गद्यांश है आपका, इससे 4 नंबर देगा आपको एग्जाम में, समझ गए। अब आएगा फिर पद्यांश। पद्यांश मतलब पद होता है, जो कविता होता है उसको पढ़ के आंसर देना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग। यहाँ धरा का हर कोना, माने धरती का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत, जंगल, नदियाँ, फूल, सब में छिपी कहानी। आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति की अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए। सरहुल, करम और सोहराय, माने कर्मा और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए। चलिए अब शुरू करते हैं। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार जो है आदिवासियों की धरोहर है, मतलब आदिवासी उसको कैसे रखा है। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो ये मेहनत से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो मेहनत से। आदिवासी सब जो ज़्यादा मेहनत करता है। तो 6 का आपका ए बिल्कुल सही है। 7 नंबर, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो पर्वत, जंगल और नदियों की। देखिए ऊपर में दिया गया था, ये ऊपर में दिया गया था पर्वत, नदी, और यहाँ पे दिया है पर्वत, जंगल, नदी, और ये पर्व है सरहुल, कर्मा, ये सब। तो चलिए देखिए आगे। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? तो सरहुल, करम और सोहराय। तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये आपका व्याकरण से है, हिंदी व्याकरण, ध्यान से देखिए। तो ये राजा जो है पुल्लिंग है, बाकी बालिका, देवी, छात्रा ये सब स्त्रीलिंग है। छात्र का छात्रा, देवता का देवी, बालक का बालिका। हर्षिकार याद रखना है। जैसे लेखक आ जाएगा तो लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका, समझ गए आप लोग। नायक का नायिका, गायक का गायिका। सूर्यास्त में अस्त प्रत्यय जोड़ा गया। सूर्य क्या है? तो ये मूल शब्द है। मूल शब्द बना है जिसमें किसी शब्द को जोड़ा जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? पूर्ण जन्म, जन्म में पूर्ण लग गया, पूर्ण जन्म। उन्नति का होगा अवनति, विलोम शब्द, ये सब भी आएगा एक एक। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भू, भूमि, धरा, धरती, तो धरती होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सुबह जल्दी उठता है। यहाँ पे होता वह सुबह जल्दी उठता है, या वे सुबह जल्दी उठते हैं। तो 14 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ समर्पण शुद्ध है, 15 का ए। नाक कटना, सम्मान खोना, समान नहीं, सम्मान, इज्जत। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? करना। खाना खाना जैसे होता है उसी तरह पढ़ाई करना। वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे विशेषण होगा, ये क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। यहाँ पे ये जो है संयुक्त वाक्य होगा, जबकि आप लोग आंसर जब इसका देखिएगा यहाँ पे बता दिया मिश्र वाक्य नहीं होगा, क्योंकि ये योजक से जुड़ा है। मिश्र वाक्य होता है एक आश्रित दूसरा प्रधान, समझ गए? तो ये गलत है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, युद्ध में पराजित करते हैं। चलिए अब बुक का आ गया। अब 20 नंबर किताब से आपका, समझ गए?
धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्यवस्था बदल गई, उपभोग भोग की ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो सबके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माल में आपका चरित्र भी बदल गया और आप उत्पाद को समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो 21 का ए बिल्कुल सही है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, अभी ऊपर में बताए थे। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो ये दिखावा पे है, उपभोक्तावाद पे है ये। तो 23 का भी बिल्कुल सही है। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जाता है? लोगों के उपभोग और सुख के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? बैल को कहा गया। लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ये है यात्रा या संस्मरण, हाँ यात्रा वृत्तांत होगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद ठीक है। चलिए अब आगे, ये बुक का है क्वेश्चन आंसर। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? ये वसुधा के संपादक थे। तो बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। कैसे याद रखेंगे? बच्चा काम करता है तो जोश में है, तो राजेश जोशी। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। बाढ़ आता है तो मृत्यु का तरल दूत बनता है। चलिए अब 31 नंबर, ये सब याद करना, ये सब आएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है, यह है उमा। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो यह है मृदुला गर्ग। अब चलिए आ गया पद्यांश आपका फिर से। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों की लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग के फूलों पर समंदर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ वृत्त के वृत्त पर। प्रस्तुत पंक्ति के कवि क्या है? तो ये आपका क्या है? 33 नंबर, 33 का होगा आपका सुमित्रानंद पद। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों में कवि का क्या व्यक्त होता है? तो इसमें प्रकृति की विविधता को दर्शाया गया। ये नंबर। छिमियां छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो मटर की कलियों में छिपे बीज। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रामश्री। और इसको लिखा कौन है? अभी तुरंत बताए, सुमित्रानंद पंत। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में, जितना भी प्राणी है। शाख का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी। रसखान की काव्य भाषा क्या थी? कवि रसखान ब्रज भाषा। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो मेहमान के रूप में। चलिए अब दूसरा सेट देखिए। इसमें भी वही है, पहले गद्यांश है। चलिए देखिए, इसको स्पीड में पढ़ते हैं। हमारे देश में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्यौहार के कारण पूरे वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के साथ तो खेत खलियान लगते हैं, उसकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी कारण महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर करता है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसमें निहित अच्छे विचार को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करते हैं, जिससे सभी धर्म के लोग में एकजुटता की भावना क्या होती है? जागृत होती है। चलो शुरू करते हैं। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत खलियान लहलाते हैं? तो क्या होगा यहाँ पे? नववर्ष के आगमन के साथ। आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? तो हर्षोल्लास के साथ। तो बी नंबर होगा, 2 का बी बिल्कुल सही है। गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? देश और त्यौहार, त्योहारों का देश, त्योहारों का महत्व। कुछ भी हो सकता है इसमें, सब सही है। तो त्योहारों का महत्व होगा। प्रफुल्लित शब्द का अर्थ क्या है? खुशी मनाना। तो 4 का ए बिल्कुल सही है। चलिए पद्यांश आ गया। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाता है। हम तो समझ नहीं पाते मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। चलो अब शुरू करते हैं। पक्षी और बादल किस रूप में बतलाए गए हैं? डाकिए। तो 5 का ए बिल्कुल सही है। हमारे देश से दूसरे महादेश कौन जाता है? पक्षी और बादल। इसका कोई लिमिट नहीं है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? सुगंध। तो सु है। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रकृति के संवाहक। चलिए अब आगे देखिए। संख्यावाचक विशेषण क्या है? लाल टोपी ये विशेषता बता रहा है, गोल ये भी विशेषता। अच्छा, 2 बेल ये संख्यावाचक विशेषण है। तो 9 का डी बिल्कुल सही है। 10 नंबर।
विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक बनता है। इनमें से सरल वाक्य कौन है? जोर जोर से वर्षा हो रही है, यही है सरल वाक्य। 11 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर, इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने कहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। इनमें से साकार का विरोध निराकार, साकार निराकार। 13 का भी बिल्कुल सही है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा माने मुंह तोड़ जवाब या कड़ा प्रतिरोध करना। 14 का ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश एक वचन है, प्राण, आंसू, दर्शन ये सब नहीं है, आकाश एक वचन है। 15 का डी बिल्कुल सही है। 16 नंबर, औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो दिनांक होता है, पता होता है, विषय होता है, अभिवादन नहीं होता, ये अनौपचारिक पत्र में होता है। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? उपसंहार। तो 17 का सी बिल्कुल सही है। संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो संवाद में जो है नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि आवश्यक होता है। अब चलिए किताब का आ गया। एक काले माथे वाले चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ता है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ता है गगन में। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? तो चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला, एक काले माथे। कवि ने चतुर किसे कहा गया है? तो इसे कहा है चिड़िया को। 20 नंबर हो गया। 21, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? गोता लगाकर, झपाटे मारकर, डुबकी लगा के, ये झपाटे मारकर। गगन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? आकाश है, नभ आसमान है, वसुधा नहीं है, ये पृथ्वी का है। तो 22 का सी। नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सखियाँ और शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उसके तत्सम रूप दिए गए, इसमें गलत विकल्प का चयन करें। तो 23 का ए होगा, पखा, पखी, पशु, पक्षी। वाक पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो 24 का आंसर होगा आपका, भोग और त्याग के बीच मध्यम वर्ग अपनाना चाहिए। केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ये संकेत किया गया है मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। मेघाय कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? धूल जो है ये युवती का प्रतीक है। 26 का बी। चलिए अब 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। गधे को कभी क्रोध नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। ये जो है गधा कैसा प्राणी है? शांत है, सहनशील। तो 27 का आंसर क्या होगा? बी, सहनशील। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण दिखाई देता है? वही शांत स्वभाव, सुख दुख में समान भाव से रहने का। गधे को आदमी क्या समझता है? तो मूर्ख समझता है, बेवकूफ़ समझता है। तो बी नंबर होगा। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या है? खुशी। विषाद माने होता है दुख। तो विषाद का अर्थ पूछा है, सॉरी हम विलोम लिख दिए। तो विषाद का अर्थ होगा दुख। 30 का सी बिल्कुल सही है। 31 नंबर, लासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या है? तो सुमति। लासा की ओर राहुल संक्रेतायन लिखा है और इसको केदार पांडे भी कहते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये है केरल में। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? सर टॉमस हे। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उसकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखाया था? तो पंचतंत्र होगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। जूता का बात हो रहा है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वध ढूंढने का आग्रह किया है? आज़ादी का सिपाही। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ये है आपका जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी टूटेगा तो क्या होगा? चंदा के पास चल जाएगा ऊपर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग कन्या का नाम क्या है? तो उसका नाम है उमा। इनमें से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? तो माटी वाला में। माटी वाला पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो ये टिहरी का है। ठीक है, धन्यवाद। हो गया आपका पूरा टॉप क्वेश्चन।